नमस्कार दोस्तों, एससीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसके विकास और उसके उपागमों के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग अधिगम पढ़ेंगे और ये बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अधिगम से संबंधित आपके प्रश्न हर एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो आज हम लोग अधिगम को समझेंगे। अधिगम बेसिकली होता क्या है इसको समझेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देखेंगे। तो अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग। लर्निंग इससे परिचित होंगे। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका सीखना। तो देखिए, यहाँ बाल मनोविज्ञान में अधिगम सिर्फ सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, सीखना और सिखाना दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक शिक्षक के लिए अधिगम के सिद्धांतों को, उसकी परिभाषाओं को, उसकी विशेषताओं को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः किसी भी बाल मनोविज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक है वो अधिगम से ही शुरू होता है। ठीक है, तो अधिगम यहाँ केवल और केवल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखना और सिखाना दोनों आ जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इसलिए यह अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है, केवल बालक ही नहीं बल्कि अध्यापकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो अधिगम का जो अर्थ है वो बताया गया है कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसको समझिएगा कि ये एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। किसके द्वारा? तो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा। ये 3 आपके जो हैं महत्वपूर्ण स्तंभ हैं अधिगम के सीखने के। कौन कौन से? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के इन तीनों के द्वारा व्यक्ति के किस में परिवर्तन आता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, सिर्फ व्यवहार ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो अधिगम को निरूपित करती है। व्यवहार, विश्वास और ज्ञान। ठीक है, ये इन तीनों में परिवर्तन आपका सम्मिलित रूप से अधिगम कहलाता है। ओके, चलिए दूसरा जो अर्थ है ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है, और व्यक्ति पे सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। ठीक है, देखिए ये अधिगम की बात करता है कि अधिगम केवल और केवल मनुष्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि अधिगम जितने भी जीवित प्राणी हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी अधिगम करता है। जैसे पक्षी उड़ना सीखते हैं, शेर शिकार करना सीखता है, मछलियां तैरना सीखती हैं, जानवर भागना सीखते हैं। उसी तरह से प्रत्येक जीवधारी आपका क्या करता है, अधिगम सीखता है। ओके, और अधिगम क्यों अधिगम करता है। ठीक है, कुछ न कुछ सीखता है और यही आपका अधिगम कहलाता है। अब सवाल ये है कि अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्राणियों के लिए, मनुष्य से अलग प्राणियों के लिए अधिगम जरूरी है उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अब सोचिए कि अगर शेर के बच्चे शिकार करना नहीं सीखे तो वो भूखे मर जाएंगे। ओके, कोई भी जानवर उनके पास अपने आप चलकर नहीं आएगा। वैसे ही अगर हिरन के बच्चे भागना नहीं सीखेंगे तो वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। वैसे ही बंदर अगर पेड़ पे चढ़ना नहीं सीखता है तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो अधिगम का जो सेंस दूसरे प्राणियों में है वो आपका क्या है, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए है। ठीक है, उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। मनुष्यों में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मनुष्यों में अधिगम केवल और केवल जिंदा रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह कई दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है। जैसे हम चित्रकला सीखते हैं, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। ओके, मूर्ति कला सीखते हैं, ठीक है, इसका जीवित रहने से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अधिगम इसलिए मनुष्यों में क्या हो जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहता है कि देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की जितनी ज्यादा क्षमता होगी उसके जीवन का विकास उतना ही होगा। ओके, ये आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं। जो लोग जल्दी सीखते हैं वो अपने आप को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं। ओके, उनका जीवन दूसरे लोगों की तुलना में, जो सीखते नहीं है उनकी तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। अगला है आपका
कि जो अधिगम होता है वो किसी खास समय पे नहीं होता है या किसी खास जगह पे नहीं होता है, बल्कि ये हर समय होता है और हर जगह पे होता है। आप अगर अभी बैठे हुए हैं तो आप अधिगम सीख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप बाहर हो या जहाँ कहीं भी हो, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो अधिगम जो होता है वो प्रत्येक समय होते रहता है, इसका कोई खास समय नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बल्कि प्रत्येक समय पे होते रहता है। हम लोग प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और किसी खास जगह पे नहीं सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में ही सीखें। ओके, तो सीखना जो होता है वो घर में हो सकता है, समाज में हो सकता है, खेल के मैदान में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अधिगम के ये तीन चीजें आपको समझनी है कि पहला, अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति अपने व्यवहार में अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के तहत परिवर्तन लाता है। ओके। दूसरी बात कि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही है, हर एक प्राणी अधिगम करता है। जीवित प्राणी की एक विशेषता है कि वो अधिगम करेगा। और तीसरा, अधिगम के लिए कोई समय नहीं होता है, बल्कि ये प्रत्येक समय ये निरंतर होते रहता है और प्रत्येक स्थान पर होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम लोग अधिगम की परिभाषा पे आते हैं। ठीक है, अधिगम की परिभाषा जो है उसमें एक जो सामान्य परिभाषा है उसकी हम लोगों ने बात की थी। अधिगम की जो सामान्य परिभाषा है वो मैंने बताई थी आप लोगों की। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम परिवर्तन होता है किसमें? व्यवहार में। ठीक है, अधिगम परिवर्तन है किस चीज में? आपके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम की जो एक सर्वमान्य परिभाषा वो दी गई है कि व्यवहार, विश्वास और ज्ञान। व्यवहार, विश्वास और ज्ञान में होने वाले स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछता है तो आपको यही बताना है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, विश्वास और ज्ञान में स्थायी परिवर्तन आता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, देखिए व्यवहार सबकी बात करते हैं हम लोग, तो व्यवहार कैसे बदलता है? तो व्यवहार देखिए, एक पढ़े लिखे आदमी का व्यवहार और एक नहीं पढ़े लिखे आदमी के व्यवहार में आप सामान्यतः देख सकते हैं बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उसने इस व्यवहार को कैसे, वो व्यवहार अपनाया कैसे? तो उसने सीखा। ओके, दूसरी चीज, विश्वास। देखिए, कई बार हम लोग विश्वास में भी अधिगम के जरिए परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में लोग ये मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, पर आज हमारे इस विश्वास को बदल दिया गया। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी आपकी क्या है? घूम रही है, सूर्य स्थिर है, भले ही उसके परिणाम आपको नहीं दिखते हो। ठीक है, जैसे अगर अगर कोई ये तर्क देता है कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो हमारे घर का दरवाजा क्यों नहीं घूम जाता? ओके, आप इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका विश्वास यही है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य आपका स्थिर है। ये आपके विश्वास में जो परिवर्तन आया वो कैसे आया? तो वो आपने सीखा। ओके, दूसरी चीज, ज्ञान। ओके, ज्ञान में भी हमारा परिवर्तन अधिगम के जरिए ही होती है। जैसे आप पढ़ना लिखना सीखते हैं हम लोग, ओके, नई नई चीजें सीखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होते हैं, तो ज्ञान में परिवर्तन आपका अधिगम होता है। ठीक है, और ये जितने भी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीखा कल भूल गया। आज आपने साइकिल चलाना आपने बचपन में सीखा होगा, आपको अभी भी साइकिल चलाना याद है। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषा यही कहती है कि जो आपकी परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा है, वो व्यवहार, विश्वास और ज्ञान में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। ओके, इनकी परिभाषाओं से सीधे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। हम लोग सबसे पहली परिभाषा देख रहे हैं स्किनर की। पीएफ स्किनर कहते हैं कि अधिगम क्या होता है? तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी हम लोग लगातार क्या करते हैं? अपने व्यवहार को सामंजस्य करते हैं या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं परिस्थितियों के अनुसार। ओके, तो जैसे जैसे आप
सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपके सामंजस्य की क्षमता या किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है वो बेहतर होती चली जाती है। तो स्किनर की जो परिभाषा उसमें याद रखने वाला शब्द क्या है, वो है आपका उत्तरोत्तर सामंजस्य। ठीक है। अगले मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहते हैं आपका कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिए, गिलफोर्ड एक अकेले ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनकी परिभाषा में व्यवहार शब्द का जिक्र 2 बार आता है। ठीक है। तो गिलफोर्ड की परिभाषा को याद रखने का जो ट्रिक है वो यही है कि यहाँ पे व्यवहार शब्द का उपयोग कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ओके। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। वहीं तीसरी परिभाषा हमारी है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम क्या है, तो अधिगम परिवर्तन है या अर्जित करता है किसमें, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। ओके। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है। ठीक है। देखिए, क्रो एंड क्रो में आपके 3 शब्द हैं। ओके। इनके परिभाषा में भी आपकी 3 चीजों की बात करता है। कौन कौन से, तो पहले है आपके आदत, दूसरा है ज्ञान और तीसरा अभिवृत्ति। ओके। तो अधिगम के जरिए हम लोग क्या क्या अर्जित करते हैं, क्या क्या हासिल करते हैं, तो वो पहली बात है आदत। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और तीसरा हम लोग क्या करते हैं, मनोवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति एक ही शब्द होती है। मनोवृत्ति होती है आपके किसी खास व्यक्ति या वस्तु या विचार के प्रति आपकी जो भावना होती है या आपकी जो समझ होती है, ये अभिवृत्ति कहलाती है। इसको हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे अभिवृत्ति को। ओके। फिलहाल हम लोग क्रो एंड क्रो की परिभाषा में 3 शब्द याद रखेंगे। कौन कौन से, पहला है आपका आदत, दूसरा ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो 3 शब्द, परिभाषा में भी आपके 3 शब्द। अगली परिभाषा है हमारे, वो है वुडवर्थ की। ठीक है। वुडवर्थ कहते हैं, अधिगम की परिभाषा जो वुडवर्थ देते हैं, वो कहते हैं कि अधिगम आपका क्या है, तो कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। नई चीजें जो हम लोग सीखते हैं या नई प्रतिक्रियाओं जो हम लोग करते हैं, वही प्रक्रिया आपकी क्या है, अधिगम है। तो वुडवर्थ की परिभाषा में शब्द आता है आपका कौन सा, नवीन। ठीक है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ में आपको याद रखना है नवीन। ओके। अगली परिभाषा है आपके किंग्सले की। देखिए, किंग्सले को कहीं जगह किम्बले भी लिखा जाता है, तो किम्बले और किंग्सले में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। तो किम्बले की परिभाषा ये कहता है कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार जन्य क्षमताओं में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। ओके। तो किंगले किसकी बात करते हैं, किंग्सले बात करते हैं अभ्यास की। ठीक है। अभ्यास के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आता है, वही आपका अधिगम कहलाता है। ये अभ्यास की बात करते हैं और पुनर्बलन की बात करते हैं। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट आपका वो कारक होता है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पुनर्बलन को हम लोग आगे अधिगम के सिद्धांतों में समझेंगे। तो किंगले की परिभाषा, किंग्सले की परिभाषा में आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द है अभ्यास। ठीक है। ये अभ्यास को महत्व देते हैं। जबकि गेट्स कहते हैं, गेट्स मानते हैं कि अनुभव आपका क्या, सॉरी, अधिगम आपका क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वही अधिगम कहलाता है। ओके। गेट्स अपनी परिभाषा में अनुभव और प्रशिक्षण दोनों की बात करते हैं। ओके। तो गेट्स की परिभाषा में 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, वो है अनुभव और दूसरा है आपका प्रशिक्षण। अंतिम परिभाषा है आपकी गार्डन मर्फी की। मर्फी गार्डनर कहते हैं कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। ओके। ठीक है। ये कहते हैं गार्डनर जिस शब्द पे जोर देते हैं वो कौन सा है आपका, तो वो बात करते हैं वातावरणीय आवश्यकताओं की। ठीक है।
वातावरणीय आवश्यकताओं का मतलब है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं या उसके अनुरूप हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने व्यवहार में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। परिमार्जन या संशोधन जो भी आप कह लीजिए, तो अपने व्यवहार में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं और यही परिवर्तन हमारा अधिगम कहलाता है। तो अधिगम क्या है कि वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन अधिगम कहलाते हैं। ओके। ये आपको गार्डनर की परिभाषा में वातावरण आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये 7 महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसके अलावा और भी कुछ परिभाषा है, बट ये 7 आपके बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। देखिए, इन परिभाषाओं को और इनके नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिक एक छोटी सी कहानी के रूप में है और वो कहानी क्या है उसको समझिएगा। कहानी ये है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक स्थिति है कि हमारा जो घर है, घर के पास में हमारे एक गार्डन है। ठीक है। और उस गार्डन में आज शादी हो रही है। अब गार्डन के गेट पर एक गार्ड खड़ा है। गार्डन के गेट पर एक गार्ड रखा गया है और गार्डन के भीतर एक लकड़ी की बेंच है और उस बेंच के ऊपर खाना रख दिया गया। अचानक से एक बच्चा क्या करता है, एक खाने में से एक गर्म जलेबी खा लेता है और उस गर्म जलेबी के खाने से उसके गले में फोड़ा हो जाता है। ठीक है। अब शादी में एक मेहमान आया हुआ है जो स्किन का डॉक्टर है। अब गले में फोड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वो स्किन की ही डिजीज है, स्किन का रोग है और उसको ठीक स्किन के डॉक्टर कर सकते हैं। तो उस डॉक्टर ने बच्चे को क्या की, दवाई दी और दवाई खाने के बाद बच्चा आपका उसका जो फोड़ा था वो ठीक हो गया और वो कौवे जैसे उड़ने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है। ये कहानी आप लोगों को याद कर लेनी है। इस कहानी में ही आपके सभी सातों मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। कौन कौन से? तो देखिए, जहां जहां मैंने मार्क किया है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने मार्क किया है किसके ऊपर, तो वो है आपका गार्डन के ऊपर। तो गार्डन शब्द से हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है गार्डनर। गार्डन से याद रखना है आपको गार्डनर। गेट से हो जाएंगे आपके, बिल्कुल गेट्स। गार्ड से आपके हो जाएंगे हिल गार्ड। ठीक है। और लकड़ी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वुड, तो यहां से हो जाएंगे आपके वुडवर्थ। लकड़ी यानी वुड और वुड से हो जाएगा आपका वुडवर्थ। ठीक है। इसके बाद अगली जो बात है वो है गले में फोड़ा। गले में फोड़ा हो गया आपका, गले में फोड़ा ये कहलाएगा गिलफोर्ड। फिर मार्क किया हुआ है स्किन के ऊपर, स्किन से आपके हो जाएंगे बिल्कुल स्किनर। और अगला है कौवा। देखिए, कौवे को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रो, तो कौवे से हो जाएंगे आपके क्रो एंड क्रो। ठीक है। और आखिरी है राजा। राजा को हम लोग कहते हैं किंग, तो किंग से आपके हो जाएंगे किंग्सले या फिर हम लोग कहेंगे किम्बले। हो गए साथ आपके? ठीक है। इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद हो जाएंगे आप लोगों को इस परिभाषा के जरिए। अब देखिए, इन मनोवैज्ञानिकों के जो परिभाषाएं हैं उनको हम लोग इस ट्रिक में कैसे एडजस्ट करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो गार्डन का जो वातावरण होता है वो घर के वातावरण से अलग होता है। हम लोग गार्डन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक तरह का चेंज चाहते हैं। किसमें? घर में रहते रहते हम लोग बोर हो गए, तो चलो गार्डन चल जाते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग होगा।
इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो गार्डन हम लोग जाते हैं इन्वायरमेंट में चेंज करने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट या वातावरण। ठीक है, तो देखिए गार्डनर की जो परिभाषा है वो यही कहता है कि वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हैं, या जो भी हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, संशोधन करते हैं, वही आपका अधिगम होता है। ठीक है, गार्डन शब्द, वातावरण, गार्डनर। ओके, अब देखिए गेट की बात करते हैं। तो देखिए गेट पे जो आदमी खड़ा होगा, तो गेट पे आप किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। गेट पे जो भी आदमी खड़ा होगा वो आपका अनुभवी होना जरूरी है। अगर अनुभवी नहीं होगा तो वो किसी को भी घर में घुसने दे देगा। और दूसरी बात, प्रशिक्षित भी होना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसको धक्का दे के भाग जाएगा। तो गेट्स अपने परिभाषा में दो बातों की करते हैं, दो बातों का जिक्र करते हैं। कौन कौन से? अनुभव और प्रशिक्षण की। ठीक है, तो गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही आपका अधिगम कहलाता है। अब आते हैं हिलगार्ड की परिभाषा पर। ठीक है, देखिए हिलगार्ड किसकी बात करते हैं? तो जो भी गार्ड होता है वो आपका कैसा होना चाहिए? तो गार्ड जो होना चाहिए आपका वो भरोसेमंद होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। ओके, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि पुराना होना चाहिए। जितना पुराना होगा उतना ही आपका क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, तो हिलगार्ड अपनी परिभाषा में कहते हैं, हिलगार्ड की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि पुराने अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, गार्ड कैसा होना चाहिए आपका? पुराना होना चाहिए। जितना पुराना होगा उतना ही आपका भरोसेमंद होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पुराने अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो हम लोग परिवर्तन लाते हैं वही आपका क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जबकि अगली परिभाषा वुडवर्थ की है। देखिए वुडवर्थ में आपको याद रखना है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म, और जो भी जिसका भी जन्म होता है वो बिल्कुल नया होता है, और नया यानी नवीन। ठीक है, और वुडवर्थ की परिभाषा में यही नवीन शब्द तो आता है आपका। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यही आपके वुडवर्थ की परिभाषा है। ओके, तो वुडवर्थ, वर्थ, बर्थ से हो गया आपका नया, नया यानी नवीन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं वुडवर्थ अपनी परिभाषा में। ठीक है, अगला है आपका गिलफोर्ड। ओके, गिलफोर्ड में मैंने बताया था कि इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, और इसमें याद रखना है आपको कि दो बार व्यवहार आता है। ठीक है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। इस पे याद रखने का तरीका है कि दो बार आपका व्यवहार आएगा। ओके, स्किन की बात करते हैं। स्किनर, देखिए स्किन आपकी क्या होती है? गर्म सर्दियों में स्किन आपकी उतरने लगती है। तो स्किन उतरती है, इसको आपको पता है, इसलिए हम लोग बात करते हैं उत्तरोत्तर। ठीक है, इन्होंने बात की किसकी? उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात की। व्यवहार में जो भी उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित हम लोग करते हैं वही आपका क्या होता है? अधिगम कहलाता है। स्किनर से उत्तरोत्तर आपको याद रखना है। क्रो एंड क्रो में मैंने बात की थी किसकी? तीन शब्दों की। कौन कौन से? तो ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, क्रो एंड क्रो तीन शब्द, इनकी परिभाषा में भी तीन शब्द। ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति में जो परिमार्जन होता है, संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, यही अधिगम कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। आखिरी है आपका लास्ट, किंग्सले, राजा, किंग, किंग्सले। तो देखिए राजा बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? राजा बनने के लिए आपको चाहिए होगी अभ्यास की। ठीक है, तो किंग्सले की परिभाषा भी यही कहता है कि पुनर्बलन और अभ्यास के द्वारा, पुनर्बलन इसमें जोड़ दीजिएगा, अभ्यास के लिए बल लगाना पड़ेगा इसलिए पुनर्बलन होगा। तो किंगले, अभ्यास करना पड़ेगा राजा होने के लिए, पुनर्बलन के द्वारा अभ्यास, पुनर्बलन अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप परिभाषाओं के, अधिगम की परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये आपके ट्रिक से परिभाषा याद हो जाएगी, और एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएंगे इससे। चलिए, अब हम लोग अधिगम के विशेषताओं पे बात करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
तो देखिए, अधिगम की पहली विशेषता कहता है कि अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम न होकर अपने आप में एक प्रक्रिया है। इस बात को समझिए, ठीक है? ओके, जैसे हम लोग खेती करते हैं, ठीक है? खेती करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जी, फल या अनाज उत्पन्न करते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, खेती किया, तो खेती आपकी क्या हो गई, एक प्रक्रिया हुई, और भोजन उसका परिणाम हुआ। ठीक है, पर अधिगम इस तरह नहीं है। अधिगम कोई परिणाम नहीं है कि हाँ आपने कुछ किया और फिर आपने सीख लिया, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि आपने जो भी किया, जो भी काम किया सीखने के लिए, वो सब के सब आपका क्या हुआ, अधिगम के अंदर ही आया। चाहे आपने अभ्यास किया हो, चाहे आपने अनुभव किया हो, या फिर आपने अनुसरण किया हो, या फिर आपने अपने बुद्धि का प्रयोग किया हो, ये सब के सब प्रक्रियाएं जो है वो आपके इसके द्वारा अगर आपने अधिगम किया है, ठीक है, तो अधिगम आपका इसका उत्पाद नहीं है, बल्कि अधिगम सीखना अपने आप में ही एक प्रक्रिया है। जैसे खेती आपकी एक प्रक्रिया है, भोजन उसका उत्पाद है, तो अधिगम का कोई उत्पाद नहीं है। ओके, ये अपने आप में ही एक प्रक्रिया है। ये जितने भी काम आपने किए वो सब के सब मिलाकर अधिगम ही कर रहे थे। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि कोई परिणाम है। ओके, किसी प्रक्रिया का परिणाम ना होकर ये अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्लियर है? चलिए, दूसरी चीज, अधिगम की प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। देखिए, अधिगम के लिए जरूरी है आपका क्या, कि उसका एक उद्देश्य हो, उसका एक लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के व्यक्ति कुछ भी नहीं सीखता है। ठीक है, तो अधिगम हमेशा किसके लिए होता है, किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ओके, तो अधिगम जब भी होता है तो वो आपका क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका एक मकसद होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, अगर ना हो तो व्यक्ति समायोजन और अनुकूलन नहीं कर सकता, यानी अपने आप को उसके उस चीज के प्रति समायोजित नहीं कर पाएगा, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है आपका, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, देखिए, अधिगम केवल और केवल मस्तिष्क से संबंधित घटना नहीं है कि हाँ हमने दिमाग के जरिए सीख लिया, या जो भी परिवर्तन आया वो हमारे दिमाग में आया, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम मानव व्यवहार के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आपके जितने भी व्यवहार के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे चाहे वो आपकी जानकारी हो, ज्ञान हो, या आपकी भावनाएं हो, या फिर आपके जो मनोचालक स्थितियां हैं, यानी मस्तिष्क में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, ओके, ये सब के सब अधिगम के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिए, अधिगम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अधिगम के जरिए ही हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। अधिगम के जरिए ही हम लोग दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। अधिगम के जरिए ही हम उन भावनाओं का प्रबंधन कर पाते हैं, उनको उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, साइको मनोचालक की बात करते हैं कि हमारे, देखिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर कई तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, जिसमें स्मृति हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया। ओके, ये सब की सब घटनाएं मिलकर मनोचालक दशाओं का निर्माण करती हैं। तो अधिगम के जरिए हम लोग इन चीजों को भी प्रभावित करते हैं। तो अधिगम बेसिकली, ये याद रखिए कि मानव व्यवहार के जितने भी पक्ष होते हैं, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी क्रियाकलापों को आपका अधिगम प्रभावित करता है। अगली विशेषता है कि मैंने बताया था कि अधिगम की जो परिभाषा इनिशियली बताई थी, वो कही थी मैंने कि अधिगम आपका परिवर्तन होता है व्यवहार, विश्वास और ज्ञान में। व्यवहार, विश्वास और ज्ञान में। और इसमें एक शब्द और जो मैंने जोड़ा था वो था आपका स्थायी परिवर्तन। जब तक ये परिवर्तन आपका स्थायी नहीं होगा तब तक हम लोग इसको अधिगम नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम बीमार होते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। देखिए, बीमार आदमी आपका क्या होता है, चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, पर क्या ये व्यवहार में जो परिवर्तन है उसका स्थायी है? नहीं है। जैसे ही वो बीमारी से ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, फिर से वो आम आदमी की तरह व्यवहार करने लगेगा जैसा उसका पहले व्यवहार था। ठीक है, तो बीमारी के दौरान आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, पर यह स्थायी नहीं होता, इसलिए बीमारी, थकान,
संवेगात्मकता स्थिति का मतलब जैसे क्रोध की बात करते हैं, कभी कभी आप क्रोध में आ जाते हैं तब आपका व्यवहार बदल जाता है, आप दुखी होते हैं तब आपका व्यवहार बदल जाता है, दुखी होते हैं तब आपका व्यवहार बदल जाता है। तो ये स्थितियां संवेगात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखते हैं, पर ये सब स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात परिपक्वता की बात करते हैं। ओके, बच्चों में जो बच्चों का जो व्यवहार होता है बचपन में, वही उनके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके व्यवहार में वो परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आते जाती है वैसे वैसे उनके बदलाव आते जाते हैं, पर ये भी आपका अधिगम नहीं है, ये परिपक्वता के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, स्थायी नहीं है। मादक द्रव्यों का सेवन, जैसे आप शराब वगैरह पिए हुए व्यक्ति को देखते होंगे तो रात में देखते होंगे वो कुछ और ही आदमी नजर आता होगा, और अगली सुबह जब आप देखते होंगे तो आप यकीन नहीं कर पाते होंगे कि ये यही आदमी है जो रात में इस तरह से व्यवहार कर रहा था। तो ये सब जो चीजें हैं इनके जरिए भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, पर ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग अधिगम में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि मादक द्रव्यों का अथवा बीमारी के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है या नहीं है। ठीक है, या इनमें से कौन सा अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं इसके जरिए आपके व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो अधिगम में नहीं आता है। क्लियर? अगली विशेषता कहता है कि अधिगम प्रक्रिया के व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के द्वारा होती है। ठीक है, देखिए व्यक्ति अधिगम कर रहा है। ओके, ये कब दिखता है? वो अधिगम के दौरान ही दिख जाता है कि हाँ ये सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ठीक है, बच्चा, आपने बच्चे को लिखना सिखाया, क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गमले का। ठीक है, तो ये आप जब उसको करा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उसी दौरान आपको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये बात यही कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में की अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान ही पता चल जाती है। ओके, अलग अलग तरह की वो जो क्रियाएं करता है उसी से पता चल जाती है। अगली है आपकी विशेषता, अधिगम की प्रकृति सदैव सकारात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा आपका अच्छे के लिए ही हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये बुरा भी होता है। ठीक है, देखिए इसका एक उदाहरण है कि हिटलर के जो नाजी कैंप थे, हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था, उसने बहुत सारे यहूदियों को मारा था, करीब 16 लाख यहूदियों को। यहूदी एक धार्मिक समुदाय है, जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई होते हैं उस तरह से यहूदी एक धार्मिक समुदाय है। 16 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी, ये माना जाता है। ठीक है, उसी कैंप में रहने वाले एक आदमी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जिस कैंप में रहता था उस कैंप में गैस चैम्बर का निर्माण इंजीनियरों ने किया था। आप सोचिए, ठीक है, गैस चैम्बर्स में गैस विषैली गैसें छोड़ दी जाती थी और आदमी को रख के विषैली गैसें छोड़ दी जाती थी और वो आदमी दम घुटने से फिर मर जाता था। वो कहते थे कि वो जो गैस चैम्बर थे उस गैस चैम्बर में का निर्माण जो किया था जिन इंजीनियरों ने किया था, जाहिर सी बात है कि इंजीनियर पढ़े लिखे होंगे। ओके, उनका प्रबंधन करने वाले लोग भी आपके पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो ये कहता है कि अधिगम की प्रकृति सदैव सकारात्मक नहीं होती है, हमेशा ये अच्छे के लिए नहीं होता है। अधिगम कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। हम लोगों ने विज्ञान सीखा, विज्ञान का उपयोग करके हमने अपने जीवन को आसान बनाया, पर उसी विज्ञान के जरिए हम लोगों ने परमाणु बम का भी तो निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो हमारा अधिगम विज्ञान का था, विज्ञान के जरिए हम लोगों ने कार बनाई, ये सकारात्मक है, पर हमने परमाणु बम भी बनाया, ये एक नकारात्मक है। तो इस चीज को याद रखिए आप लोग कि अधिगम की प्रकृति हमेशा सकारात्मक हो जरूरी नहीं है, कई बार यह नकारात्मक भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, वो कहता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये हो गया था आपका, आ जाओ।
चलिए नेक्स्ट विशेषता है आपकी, अधिगम हमेशा नया नहीं होता है। ओके, अधिगम कई बार क्या होता है कि हमने जो पहले सीखा है उसको भूलना भी होता है। ओके, तब भी अधिगम कहलाता है। देखिए कई बार हम लोगों को जो पहले की सीखी हुई चीजें हैं उनको भूलना पड़ता है। ओके, कई बार ये सीखी हुई चीजों को भूलना भी अधिगम में ही आता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो पहले मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, और अगर वो स्कूटी चलाने जाए तो उसको समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? तो उसका कारण ये है कि मोटरसाइकिल में आपके क्या होते हैं, गियर होते हैं, और जब भी आप गियर चेंज करते हैं तो गियर चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? गियर चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है क्लच लेने की। तो आपने क्लच लेना सीखा, उसके बाद गियर चेंज करना सीखा, और ये आपकी आदत में बदल गई है। पर जैसे ही आप स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी में ना तो गियर होता है, इसलिए क्लच की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्लच के स्थान पर जो आपके मोटरसाइकिल में क्लच होता है, वहाँ यहाँ पे उसकी जगह पे ब्रेक होता है। तो जब आप स्कूटी चलाना सीखते हैं तब आपको ये क्लच लगाना जो आपने सीखा था वो भूलना होता है। जब तक आप इसको भूलेंगे नहीं तब तक आप स्कूटी नहीं चला पाएंगे। तो अधिगम यही कहता है कि अधिगम हमेशा आपका क्या होता है, नई चीजें ही सीखना नहीं होता है। कई बार पिछली जो चीजें सीखी है आपने उसको भूलना भी अधिगम के रूप में ही होता है। ओके, तो यही कहता है कि पूर्व व्यवहारों का निषेध भी के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक और सतत होती है। ये आपकी सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कहने का मतलब हमेशा के लिए या सबके लिए होती है। ये किसी भी तरह का भेद नहीं करती है, आयु में, लिंग में, जाति या प्रजातियों में भेद नहीं करती है। ओके, कोई भी जीवधारी आपका सीख सकता है। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत यही कहता है कि सीखना कोई भी सीख सकता है। कोई भी प्राणी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही अधिगम करेंगे, और किसी भी प्राणी को अधिगम कराया जा सकता है। ओके, तो अधिगम सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया होती है। कोई भी जीवधारी सीख सकता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, सीखने की एक लिमिट होती है कि हम कुत्ते को पढ़ना नहीं सिखा सकते। ओके, लेकिन बाकी चीजें हम लोग सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अधिगम की प्रक्रिया अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पे आधारित होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 आधार होते हैं अधिगम करने के, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों के जरिए ही या इन 3 आधारों पर ही अधिगम की प्रक्रिया आपकी संचालित होती है। अधिगम अभ्यास के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए और अनुभव, इन तीनों पर आपके आधारित होती है। तो ये अधिगम की विशेषता थी, और ये स्लाइड हमारी यहीं पे खत्म होती है। अधिगम के नेक्स्ट डे हम लोग अधिगम के सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। अधिगम के जो उपागम है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इनको हम लोग देखेंगे, इनके अंतर को समझेंगे। और फिर व्यवहारवादियों में जो आपके सिद्धांत हैं, जिसमें आपके पावलॉव का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, सीएफएल के सिद्धांत है, और स्किनर के सिद्धांत है। तो ये आपके व्यवहारवादी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद एक और संज्ञानवादी में हम लोग कोहलर को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच के फर्क को समझेंगे, उनके मनोवैज्ञानिकों को समझेंगे और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। फिर हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे और संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।